तो पांचवें चैप्टर पर आधारित आज हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इस अंक को हम इसलिए ले आते हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि इस चैप्टर पर आधारित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कौन हमको परीक्षा के लिए तैयार रखने हैं। तो इसमें सभी तरह के प्रश्न हैं, 1 से लेकर 5 तक सभी तरह के प्रश्न हैं और ज्यादातर बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप लोग को आते ही होंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है इस चैप्टर का। तो एक सप्ताह से लगभग ये पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर चीजें आपकी तैयार होंगी, लेकिन एक बार देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो पहला पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के एक देश का नाम लिखिए जिसमें राजतंत्र है। तो ये सरल सा प्रश्न है। आज के समय में दक्षिण एशिया में केवल भूटान में ही राजतंत्र है। तो ये ध्यान रखना है कि नेपाल का नाम अब नहीं आएगा। पहले नेपाल का नाम आ सकता था, अब 2015 से वहां का नवीन संविधान लागू कर दिया गया है। हालांकि 2008 से ही वहां पर राजतंत्र समाप्त हो गया है। फिर बताना है कि नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था। तो 2000 तक ही वहां पर संवैधानिक राज 2008 तक ही संवैधानिक राजतंत्र था। वहां के 2008 में वहां रामवरण यादव जब से वहां पर निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए, तब से वो राजतंत्र का जो दर्जा था वो खत्म हो गया। अब वहां पर गणतंत्र हो गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर लिखा है दक्षेस या सार्क का जो है स्थापना कब हुई, हमने अपने पेपर में भी पूछा था। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। पहली बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अ, फिर चौथा प्रश्न है, श्रीलंका की महत्वपूर्ण समस्या क्या है। तो सिंहली तमिल विवाद, ये भी सरल सा प्रश्न है। श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण समस्या सिंहली तमिल विवाद है। फिर अगला प्रश्न है, सियाचिन विवाद किन दोनों देशों के बीच में है। तो भारत पाकिस्तान, ये भी पेपर में हमने दिया था। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1971 में उसका अस्तित्व आया। फिर अगला प्रश्न है कि फरक्का विवाद, फरक्का बांध विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है। तो ये विवाद सॉल्व हो गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 1996 में ये सॉल्व कर लिया गया था। अपने देश के प्रधानमंत्री उस समय एच डी देवगौड़ा जी थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना साहिबा थी। इन दोनों लोगों के बीच जो है समझौता हुआ था, जिसके बाद ये विवाद सुलझा लिया गया था। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेश मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ। आपके अनुसार 21वीं शताब्दी में भारत पाकिस्तान में तनाव का प्रमुख कारण क्या है। ये नया प्रश्न आपको लग रहा होगा। 21वीं शताब्दी का मतलब 2000 के बाद, 1999 2000 के बाद की बात हो रही है। तो अब आज के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का मुख्य कारण है वो आतंकवाद बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके पहले तो कश्मीर विवाद था, हालांकि कश्मीर विवाद के कारण ही सारे विवाद जन्म लिए हैं। तो उसने अब जो है आतंकवाद के माध्यम से तनाव फैला रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 21वीं शताब्दी जब शब्द आता है तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। तो अपने लेक्चर में ही बताया था, 4 जनवरी 1948 को। तो 1948 आपको याद रखना है। श्रीलंका में किन दो जातियों के मध्य संघर्ष रहा है। तो सिंहली और तमिल, इन दोनों लोगों का जो है नाम एकदम से रटा रहना चाहिए। किस देश को 8वें सदस्य के रूप में और कब दक्षेश यानी सार्क का सदस्य बनाया गया। तो अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया, 2007 में। ये आपकी किताब में जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में नीचे साइड में ये लिखा हुआ है। कुछ लोगों को 7-8 में थोड़ा डाउट था, पेपर में ये प्रश्न आया था। दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार बढ़ाने हेतु समझौता किया गया, यानी कौन सा समझौता किया गया, खाली जगह भरने टाइप का आएगा। तो आपको साफ्टा बनाना बताना है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। 2004 में समझौता हुआ था और 2006 से लागू हुआ था। शेख मुजीब किस पार्टी से थे। मुजीब का मतलब मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान आवामी लीग पार्टी से थे। ध्यान रखें, अभी तक मैं दिमाग में नहीं आया था, नहीं बताया था। ये जान लीजिए कि बांग्लादेश 1971 में उदय हुआ था। बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी 1971 में, और ये जो चल रहा है सन 2021 चल रहा है। तो इसका मतलब कितना साल हो गया, 50 साल। और जो यहाँ के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, आवामी लीग जिसके नेतृत्व में वहाँ पर आंदोलन चलाया गया था और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। तो उनकी ये जो है 2021 है, ये 100वीं वर्षगांठ है। उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। यानी वो 1921 में पैदा हुए होंगे, और तो इस तरह से 2021 जो है उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश उनके जो है जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहा है। और इसके संदर्भ में भारत सरकार ने उसमें कुछ बांग्लादेशी कलाकार को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने एक बंग बंधु नाम का फिल्म जो है बना रही है। तो आप जाने कि शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है। बंग बंग बंधु, बंधु माने भाई। बंग बंधु जो है फिल्म बनाई जा रही है, इसमें कुछ बांग्लादेशी कलाकार वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। और ये फिल्म जो है इसी साल रिलीज होगी, अभी शायद बन ही रही है, तैयार नहीं हो पाई है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है बांग्लादेश की स्वतंत्रता का 50वीं वर्षगांठ है। और जो वहाँ के जो मुख्य नेता थे, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, जो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। तो इसलिए ये सन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इस नजरिए से कि इस पर आधारित आपके
के जो प्रश्न बनेंगे बोर्ड परीक्षा में, आपके प्रश्न बनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो पेपर सेट करने वाला है उसके दिमाग में जो बात मैं बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ये बात नहीं है, वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि न बनाए, लेकिन फिलहाल आपको इस हिसाब से तैयारी रखना है। फिर लिखा है मालदीव में किस पार्टी का दबदबा है। तो शुरू में ही हमने बताया था कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका वहां पर दबदबा है। वहां पर बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया गया है, लेकिन फिर भी जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का वहां पर दबदबा है, जैसे आज के समय भारतीय जनता पार्टी का अपने भारत में दबदबा है, इसी तरह का। पूर्वी पाकिस्तान के जनसंघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जनसंघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी हम लोग बता रहे थे। दक्षिण एशिया के चारों ओर, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए दो देशों, यानी दो लैंड लॉक्ड देशों के नाम बताने हैं। तो नेपाल भूटान आप बता सकते हैं। नेपाल और भूटान यही दो देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। अफगानिस्तान भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को कभी कभी दक्षिण एशिया में शामिल करते हैं, हमेशा उसकी बात नहीं होती है। तो अगर नेपाल भूटान है तो अफगानिस्तान पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 1960 में भारत व पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो कल हमने पेपर में ये दिया था कि सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। फिर दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के मुद्दे क्या है? विवाद के मुद्दे क्या हैं? तो एक नंबर में है, तो एक दो पॉइंट ही लिखना है, एक पॉइंट दो पॉइंट लिख सकते हैं आप। अगर ये दीर्घ उत्तरी में आता तो और ज्यादा मैटर लिखना पड़ता। तो नदी जल विवाद, शरणार्थियों की समस्या, ये आप बता के अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। अब 2 अंकी 3 अंकी कुछ प्रश्न हम लिए हैं। दक्षिण देखें, 2 अंकी 3 अंकी और 1 अंकी, ये प्रश्न जो तैयार कर लें, अगर जो कमजोर विद्यार्थी हैं तो वो सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर बड़े बड़े उत्तर नहीं तैयार कर सकते हैं तो कम से कम ये तो तैयार करिए। तो दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले दो देशों के नाम लिखिए। ये भी हमने पेपर में दिया था कि प्रारंभ से आज तक वहां पर लोकतंत्र कायम है। तो भारत और श्रीलंका, ये दो देश हैं जहां पर जब से ये आजाद हुए, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, तब ये लोकतंत्र स्थापित किया और आज तक वहां पर कायम है। फिर लिखा है दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? अब 2 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो आपको जो है दक्षिण एशिया के जो देश हैं शामिल किए जाते हैं, उनके नाम लिख देना है। और अगर 3 नंबर में आ सकता है तो 3 नंबर में अगर ये आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उसकी जो भौगोलिक वो बाउंड्री है, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ये सब भी लिख के जो है आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। तो सातों देशों का नाम लिख देना है और ये भी दिखा देना है कि कभी कभी म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो समझौतों का नाम लिखिए। तो ताशकंद समझौता, शिमला समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है, ये आप रटे रहें। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है निधन हो गया था, वहां ताशकंद में गए थे समझौते के लिए, और वहीं पर हार्ट अटैक हुआ था और खत्म हो गए थे। यानी जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 हुआ था, तो उसके बाद ही, एक साल बाद ही सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। और जब ये जो बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ था 1971, तो इस युद्ध के बाद 1972 में, यानी एक साल बाद, शिमला समझौता हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। ये सेकंड वाली जो बुक है उसमें हम लोग अच्छे से इसको फिर से पढ़ेंगे, ये टॉपिक उसमें है डिटेल में, तो इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन ध्यान रखना है कि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी सन पूछ लिए जा सकते हैं, या किसके किसके बीच हुआ, या इसमें क्या पॉइंट थे, तो पॉइंट भी हम लोग देखेंगे अगले वाली बुक में। दक्षिण एशिया के उन दो देशों के नाम लिखिए जिसमें लोकतंत्र एवं सैन्य शासन रहा, यानी लोकतंत्र भी रहा और सैन्य शासन, कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन। तो आप वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र करेंगे। वहां पर शुरू शुरू में लोकतंत्र था, फिर सैन्य शासन स्थापित हुआ, और फिर जो है आज के समय में लोकतंत्र आ गया है। अब देखिए कितने दिन तक वहां पर कायम रहता है। तो फिर अगला प्रश्न है मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बहुदलीय लोकतंत्र वहां पर लागू हो गया है, तो उसी की बात करेंगे, वर्तमान की बात पूछ रहा है। फिर अगला प्रश्न, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? तो हथियारों की होड़ भारत और पाकिस्तान के बीच में होती रहती है, तो इसी संदर्भ में मैंने बताया था कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान बहुत हाय तौबा मचाया था, कहा था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, और फिर वो भी परमाणु बम विकसित कर लिया था। फिर जब 1998 में भारत ने दूसरा पोखरण 2 के तहत दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। तो इसी के संदर्भ में ये प्रश्न बने हैं। 7वां प्रश्न है ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल जो है बंटवारे का जो है विवाद है। नदी जल बंटवारा से संबंधित विवाद है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ इस तरह का विवाद है और बांग्लादेश के साथ है। चीन से भी है, लेकिन दक्षिण एशिया की चूंकि बात हो रही है, इसलिए भारत पाकिस्तान लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा में आता है तो चीन भी लिख देंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरे सिलेबस से आधारित प्रश्न रहते हैं। तो फिर 4 अंक वाले प्रश्न कुछ हमने लिए हैं। अब ये प्रश्न भी ज्यादातर हम लोगों ने देख ही लिए हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारक लिखिए। देखिए, हमने जो प्रश्न पहले बताया था उस प्रश्न का स्वरूप था भारत में पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसको समझाइए। अब यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले,
थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप अलग है लेकिन उत्तर एक ही होगा। तो आपको बताना है कि सेना का जो है राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। जो कट्टरपंथी संगठन है, धर्मगुरु वगैरह हैं, ये भी वहाँ मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जिसको धर्म सापेक्षवाद कहा गया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, विदेशी जो ताकतें हैं जैसे अमेरिका वगैरह हैं, ये लोग जो है उसका समर्थन करते हैं। वहाँ के लोकतंत्र का बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं, बल्कि सैनिक शासन है तो उसी का समर्थन करने लगते हैं। फिर राजनीतिक दलों और नेताओं की संकीर्ण स्वार्थ, ये हमने अलग कुछ पॉइंट लिए हैं कि ये भी दृष्टिकोण आपके मन मस्तिष्क में रहे कि जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं वो संकीर्ण स्वार्थ उनका है, वो चाहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये लोग भी सेना के साथ और जो वहाँ के आईएसआई वगैरह हैं और जो कट्टरपंथी संगठन है उन्हीं के साथ राग मिलाने लगते हैं, यानी उनका सफाया करने के लिए, दमन करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हमने बताया भी था कि जो इनके साथ सहयोग करता है, जो सेना के सहयोग में रहता है, जो आतंकवादियों को सहयोग में रहता है, वो लोग तो शासन चला लेते हैं, और जो उनका सफाया करने का अंत करता है तो उनकी सत्ता का पतन जल्दी ही हो जाता है। ये हमने अपने क्लास डिस्कशन के दौरान बताया था। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से वहाँ लोकतंत्र जो है ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रहा है। फिर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आप 1990 से भी शुरू कर सकते हैं, शुरू से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ जितना आपको लिखने का समय हो उसके हिसाब से मैनेज करें। तो ये जरूर दिखाएं कि वहाँ पर जो राजशाही है उसके पास अत्यधिक पावर था। तो जो वहाँ के लोग हैं वो राजशाही के जो शक्ति को, राजशाही के जो अधिकार है उसको सीमित करना चाहते थे, इसलिए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा जो है माओवादी भी जो है आंदोलन कर रहे थे। 1990 के दशक में जो है वो काफी पावरफुल हो गए थे। और उसके बाद जब राजा ज्ञानेंद्र जी बनते हैं तो उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। जो राजा समर्थक दल थे वो समर्थक दल नहीं, समर्थक लोग, इसमें सेना को मान सकते हैं, और जो लोकतंत्र समर्थक लोग थे और जो माओवादी थे, इन तीनों में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने वहां पर आपातकाल लगा दिया जाता है। तो आपातकाल के बाद जो जनसंघर्ष था, जो आंदोलन था, वो और तेज हो जाता है। पहले अहिंसक था, फिर हिंसक आंदोलन 7 पार्टियों ने मिलकर किया। फिर इसका जो प्रभाव था पूरे विश्व के देशों पर पड़ा, यानी सबको जब इसका पता चला तो जो बाहरी देश थे वो अ, राजा पर दबाव बनाने लगे कि आप लोकतंत्र की बहाली करिए। तो उन्होंने मजबूर होकर जो है वो संसद को बहाल करते हैं। गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहाँ प्रधानमंत्री अस्थायी तौर पर बना देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ संविधान सभा का चुनाव होता है और 2008 में राजशाही का पूरी तरह से अंत हो जाता है। रामवरण यादव जी को वहाँ पर राष्ट्रपति और पुष्प कमल दहल को वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और फिर ये जो संविधान सभा चुनकर आई थी वहाँ के लिए संविधान बनाती है, और ये संविधान 2015 से लागू हो जाता है। तो ये इतना सब आपको बताना है। कहानी की तरह ऐसे दिमाग में रहे, जरूरी नहीं है कि एकदम रट्टा मारे रहें, जैसा किताब में लिखा है, जैसा हमने बताया, जैसा गाइड में लिखा है, नोट्स में लिखा। अपने कहानी की तरह ऐसा लिख दें चलेगा, एक पैराग्राफ लिख देंगे चलेगा। फिर अगला प्रश्न है दक्षेस यानी सार्क के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सार्क के उद्देश्य मैंने बताया था कि ये महत्वपूर्ण है, और ये आसियान में भी लिख सकते हैं, क्षेत्रीय संगठनों के क्या उद्देश्य होते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, और यूरोपीय संघ के उद्देश्य में भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, ये कॉमन सी बात है, कोई संगठन जो बनता है वो ये उद्देश्य जरूर लेकर चलता है। फिर दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, ये भी जरूरी पॉइंट है। सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक उन्नति, ये भी है, कॉमन सी बातें हैं। दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, ये भी सब चर्चाएं हो चुकी हैं। आपसी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान, यानी जो इनके विवाद हैं उनको जो है युद्ध के तक न ले जाने देना, और उसको जो है बातचीत के माध्यम से सुलझा लेना, ये जो है इसके उद्देश्य में ये भी शामिल है। जितने भी संगठन बनते हैं उनका एक उद्देश्य ये रहता है कि आपसी जो विवाद हैं बातचीत के माध्यम से शांति से सुलझा लिया जाए। फिर अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान क्षेत्र की किन्हीं 4 सामान्य समस्याओं का उल्लेख करें। 4 समस्याओं को पूछा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कोई 4 मुद्दों का यहाँ पर उल्लेख करने की बात हो रही है। तो कश्मीर मुद्दा, उसी के साथ हमने आतंक लगा दिया, स्पेस देके नीचे कर देना था। तो कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद, ये एक साथ भी लिख सकते हैं, हालांकि कश्मीर मुद्दे के कारण आतंकवाद उत्पन्न हो रहा है, आतंकवाद जैसी समस्याएं बन गई है। फिर सियाचिन विवाद आप लिख सकते हैं, सियाचिन विवाद भी जो है दोनों देशों के बीच में है। देखिए यहाँ गलती हो गया है, सियाचिन ग्लेशियर एक साथ रहेगा तब, इसीलिए तो वो 4 में हो रहा था। फिर सरक्रीक विवाद लिख सकते हैं, सरक्रीक विवाद। तो सरक्रीक विवाद, सियाचिन विवाद, आतंकवाद की समस्या और कश्मीर की समस्या, ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। फिर पांचवा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में हुए समझौतों पर प्रकाश डालिए। यानी कुछ समझौते भी हुए हैं, लगातार विवाद जैसी स्थिति तो रही नहीं, बीच बीच में समझौते भी हुए हैं। तो वो समझौते कौन कौन से हैं? तो 4 समझौतों में हमने सिंधु नदी जल समझौता का उल्लेख किया है, ये आप लोग जानते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ताशकंद समझौता का जिक्र किया 1966 में जो हुआ था, और शिमला समझौता का उल्लेख किया। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ये सन भी याद रख रहे हैं, 1 नंबर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, तो उनके समय में लाहौर बस यात्रा हुई थी, हमने इसका भी जिक्र किया है कि वो बस पर बैठकर स्वयं पाकिस्तान गए थे और वहां से लौट के आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में मित्रता का दौर जो शुरू हो गया है अब बहुत ही अच्छा है, ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, ऐसा लगने लगा था। लेकिन उन्होंने उसके थोड़े ही महीनों बाद जो है क्या किया था, कारगिल में घुसपैठ किया था, और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हो गया।
तो कारगिल युद्ध के कारण जो है जो रिश्ते थे सामान्य थे हो गए थे, वो फिर जो है खटाई में चला गया और फिर टेंशन वाला दौर शुरू हो गया। और फिर उसने जो है संसद पर जब 2001 में आक्रमण किया तो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गई थी, और फिर 2003 में ही युद्ध विराम समझौता हो पाया था। तो ये सब आपको घटनाक्रम याद रखना है। तो ये चार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते हुए हैं, इस पर आपको नजर रखना है। एक आगरा शिखर वार्ता हुआ था लेकिन वो असफल हो गया था, तो उसकी हम जिक्र नहीं करेंगे। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए, देखिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और आपसी सहमति है। आपसी सहयोग और आपसी असहमति है, यानी विवाद के दो बिंदु बताना है और सहयोग के दो बिंदु बताना है, दो दो बिंदु बताना है। तो विवाद के दो बिंदु, इसमें पहले सहयोग के दो बिंदु हमने लिया है। तो बांग्लादेश भारत की पूर्व देखो की नीति का हिस्सा है, हमने लोग ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, इसका हमने जिक्र किया है। फिर इसके बाद लिखा है प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण के मसले पर भी दोनों के बीच सहयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा का मतलब जैसे भूकंप वगैरह आ जाता है, बाढ़ सुनामी ये सब आ जाता है, तो इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इनके प्रबंधन के लिए जो है संयुक्त जो है रूप से टीम बनाना, टास्क फोर्स का गठन करना और जो है आर्थिक मदद करना, ये सब बातें जो हैं इस पर भी दोनों देशों के बीच में सहयोग है। जब सुनामी आई थी तो श्रीलंका में और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो भारत ने पर्याप्त मदद की थी। ऐसे इसी तरह से नेपाल में जब भूकंप आया था भारत ने पर्याप्त सहयोग किया था। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है तो सहयोग के बिंदु में आप दिखा सकते हैं। भारत आर्थिक मदद करता है, उसको भी सहयोग में दिखा सकते हैं। अब देखें कभी कभी पूरा नाम लिखने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ अभी रुक जाइए, ये देखते हैं। असहयोग के बिंदु छोड़ दिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है, तो ये असहयोग में दिखा सकते हैं। फिर बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ वगैरह होता है, ये जो है विवाद के में दिखा सकते हैं। तो दो विवाद और दो सहयोग के बिंदु जरूर आप याद करें। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, सभी देशों के साथ दो विवाद के बिंदु दो सहयोग के बिंदु आप याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो दो सहयोग और दो विवाद के बिंदु लिख देंगे तो आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। और अगर 5 नंबर में भी आता है तब भी ये 4 पॉइंट लिख देंगे, दो सहयोग के बिंदु दो विवाद के बिंदु और दो थोड़ा भूमिका बना देंगे। भूमिका का मतलब यह है कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों के संदर्भ में कुछ बातें लिख देंगे, 3-4 लाइन। तो कि भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश का उदय हुआ, इस तरह का। जैसे पाकिस्तान की बात है तो आजादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। आजादी के साथ दोनों देशों का विभाजन हो गया और इस विभाजन के दौरान ही कुछ समस्या उत्पन्न हुई जिससे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई और ये शत्रुता आज तक कायम है। इस तरह की बातें लिखकर 1 नंबर आप चुरा सकते हैं। कहते हैं कि जब मान लीजिए कि क्रिकेट के मैदान में जब बैटिंग करना आसान नहीं होता है, बॉलर जो है बहुत ही अच्छी गेंद डाल रहा है और बैट्समैन को वहां टिके रहना जो है कठिन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बैट्समैन होते हैं चौका छक्का लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तब क्या करते हैं, वो एक एक रन लेकर जो है स्ट्राइक रोटेट करते हैं जिससे हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता रहे। तो ऐसे ही आपको एक एक नंबर चुराना है। आपको लिखते समय देखना है कि इतना लिखने से हमको 1 नंबर मिल जाएगा क्या, तो वैसा लिखते जाइए और नंबर अपने गिनते भी जाइए, क्या इतने नंबर का हमारा काम हो गया, अब इतना लिखना है, 1 नंबर लिखना है, ऐसा ऐसा सोचते रहेंगे और इसी तरह से आप 90 के ऊपर तक जाने का प्रयास करा करें। 100 हो जाए तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये सार्क और साप्टा लिट्टे और आईपी के एफ, ये इसके पूरे नाम लिखने की बात की कही जा रही। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इनका पूरा नाम लिखिए। लिट्टे का मैंने जिक्र किया था लेकिन इनके नाम भी आ सकते हैं, साप्टा को ये सब आ सकते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का पूरा नाम। और साप्टा का मतलब साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये याद रखना है। लिट्टे का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम यानी तमिलिलम को बनाने वाले जो वो लड़ाकू हैं उनको लिट्टे के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद लिखा आईपी के एफ, ये लग रहा होगा कि इस चैप्टर में नहीं है। देखें जो भारत ने श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी थी 1987 में और वो 1989 में वापस आ गई थी, तो उसी को आईपीकेएफ कहा जाता है। इसका पूरा नाम होगा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति रक्षक दल। भारतीय शांति रक्षक दल जो शब्द हम लोगों ने वहां पर प्रयोग किया है, इस शार्ट में शांति सेना भी कहते हैं। तो इसी के लिए जो पूरा नाम है उसका है आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। पीस माने शांति, पीस कीपिंग फोर्स माने शांति रक्षक दल, इंडियन शांति रक्षक दल, भारतीय शांति रक्षक दल। तो ये हो गया आपके 4 नंबर वाले प्रश्न हो गए। अब 5 नंबर वाले कुछ प्रश्न देखते हैं। अब लिखा है निम्न अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखें ये सीबीएसई बोर्ड में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है। अपने यहाँ आएगा कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहली बार परीक्षा होगी इस सिलेबस पर आधारित। पिछले बार प्लान था लेकिन परीक्षा हो नहीं पाई थी। तो अभी दिया है क्या इसमें, आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। यानी सिंपल सा लाइन का मतलब यह है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सिंहली लोग हैं और उनका वहां की राजनीति पर दबदबा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। यानी सिंहली लोग जो भारत से गए हुए तमिल लोग हैं उनके खिलाफ हैं, ये कहा जा रहा है। तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। यानी श्रीलंका जब आजाद हुआ था 1948 में, उसके बाद भी तमिल लोग वहां जाकर बस रहे थे। फिर लिखा है सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरता जाए। ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं।
तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए, उन लोग का ना, यहाँ तक कहते थे कि इनको भगा दीजिए, भारत वापस कर दीजिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ तमिली लोगों का है, तमिली लोगों का है, सिंहली लोगों का है। तो उनका ये कहना है कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है, इनको वापस कर दिया जाए। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई, यानी लिट्टे का जन्म की बात हो रही है। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है, जो हमने मैप भी दिखाया था रंगीन रंगीन वाला, उसको देखें और समझें। तो ये उत्तर का मतलब जिस जहां पर जाफना प्रायद्वीप है और उसके पूर्वी हिस्से पर इनका कब्जा है, रेड रेड में मैंने दिखाया था। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ये अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है, आपकी किताब में दिया हुआ है पूरा, अगर लाइन टू लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके उत्तर आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। श्रीलंका देखे बहुत पहले प्राचीन जो रामायण काल में श्रीलंका का जिक्र किया है, तो बाद में उसका श्रीलंका का नाम उस समय श्रीलंका नहीं था, बाद में फिर उसका नाम बदल गया रहा होगा, तो सिलोन था, फिर आजादी के बाद फिर उसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। तो सिलोन आपका नाम जानना है, सिलोन नाम याद रखना है। फिर लिखा है श्रीलंका में किन दो जातियों के मध्य संघर्ष रहा है, तो सिंहली और तमिल, ये तो सरल प्रश्न हो गया। जाति संघर्ष के दो प्रमुख कारण क्या हैं, दो प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण यही है कि जो तमिल लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार वहां पर किया जाता है, उपेक्षा होती है, दूसरे दर्जे का उन्हें नागरिक माना जाता है, और वो जो है अपने लिए एक तमिल इलम की मांग कर रहे हैं, पृथक जो है राज्य की मांग कर रहे हैं, इसलिए जो है वहां के जो सिंहली लोग हैं उनसे नाराज हैं और वो युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष जैसी स्थिति बन रही है। फिर अगला है भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो ये चर्चा में बहुत प्रश्न रहा है, ये लगभग लगभग आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो लिखा है भारत पाकिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समरूपताएं हैं, क्योंकि दोनों देश एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, तो यहाँ का जो रंग रूप वेशभूषा है और बोली भाषा है सब एक जैसा है। जैसे भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान की भाषा उर्दू है और भारत की भाषा हिंदी है, लेकिन तब भी पाकिस्तानी लोग बोलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, और हमारे लोगों की भाषा वो लोग समझ जाते हैं। हमारे यहाँ की जो फिल्में हैं वहां पर बहुत चलती हैं, जो सीरियल वगैरह टीवी में आने वाले हैं वो भी बहुत चलते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की ये सब बहुत ही समानताएं देखने को मिलती है। फिर संघर्ष की बात कर देंगे तो बता देख सकते हैं, ये एक एक नंबर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब संघर्ष हुआ है। तो 1947-48 में जब कबायली आक्रमण होता है उस समय के संघर्ष की बात हो रही है। 1965 के में युद्ध हुआ था, फिर 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट को लेकर, और 1999 में कारगिल संकट को लेकर युद्ध हुआ था। तो ये सब आपको जानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है छोटे बड़े कुल 4 युद्ध हुए हैं। फिर कश्मीर मुद्दे की बात आप कर सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे के कारण दोनों देशों के मध्य विवाद जैसी स्थिति है, संघर्ष जैसी स्थिति है। फिर हथियारों की होड़ में हमने अभी बताया कि भारत ने जब परमाणु बम बना लिया तो वो भी जो है परमाणु बम विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील था और वो सफलता भी प्राप्त कर लिया। आतंकवाद की समस्या को भी बता सकते हैं कि आतंकवाद के कारण जो है हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। जब थोड़ा जो है वार्ता का दौर शुरू होता है, लगता है कि अब रिश्ते कुछ सुधर सकते हैं, तो वैसे कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, उसके बाद वार्ता का दौर जो है बंद हो जाता है। तो इस तरह की बातें करनी है। फिर सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद में क्या है कि और जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है कश्मीर का, वहां पर जो है हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां पर पर्वतारोही वगैरह, पर्यटक वगैरह बहुत आते हैं स्केटिंग वगैरह करने के लिए। तो शुरू शुरू में तो पाकिस्तान ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब लगा कि उसको कि यहाँ से तो विदेशी मुद्रा का जो है प्राप्ति संभव है, तो वो कहने लगा 1984 में विवाद को जन्म दिया कि ये मेरा है, और फिर वहां पर पर्वतारोही और सैनिक वगैरह भेजना शुरू किया। तो भारत ने इसका विरोध किया और फिर ऑपरेशन में एक दूत चलाकर वहां से सफाया कर दिया। फिलहाल ये भारत के कब्जे में है और हमेशा वहां पर सेना तैनात रहती है। वहां सैनिक जो जाते हैं उनको अलग तरह का फंड मिलता है, अलग तरह का कुछ उनको सुविधाएं मिलती है, यानी जितना पेमेंट नॉर्मल सैनिकों को मिलता है उससे उनको कुछ ज्यादा मिलता है, और लगातार सेवा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ 6 महीने वहां सेवा देना पड़ता है। तो सियाचिन की बात हो गई। सर क्रीक विवाद हमने ये भी चर्चा कर दिया है कि गुजरात के साइड में जो है समुद्र का दलदली क्षेत्र है, जहां पर जब पेट्रोलियम का जब भंडार मिला, भारत ने जब वहां पेट्रोलियम के भंडार खोज लिए, तो पाकिस्तान कहने लगा कि नहीं ये तो मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए था। और चूंकि सर क्रीक ने इस क्षेत्र का बंटवारा किया था, इसलिए सर क्रीक विवाद इस क्षेत्र के विवाद को कहते हैं, और इसको लेकर दोनों देशों में तनातनी है। 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके पीछे ये भी एक कारण था। फिलहाल ये भारत के कब्जे में है। तो ये हो गया। अब सहयोग की बात हो रही है कि सहयोग किन किन बिंदुओं पर हो रहा है, तो फिल्मों की बात हमने कर दिया कि भारत के द्वारा जो बनाई गई फिल्में हैं पाकिस्तान वगैरह में बहुत चलती हैं, और जो कुछ डायरेक्टर हैं उसी हिसाब से शीर्षक भी बना देते हैं। जैसे बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बजरंगी तो हिंदुस्तानी स्टाइल का नाम रख दिए, कि यानी कि बजरंग बली का जो भक्त है उसको दिखा दिए कि जो हिंदू लोग हैं जिसको लाइक करें उसको फिल्म को देखें, और भाईजान लगा दिए इसलिए कि उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है उस फिल्म को देखें, आकर्षित हों। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि उसमें शामिल इसलिए कर दिए कि पाकिस्तान के लोग भी उसको खूब देखें, और खूब देखा भी गया था ये फिल्म। तो इस तरह का चीजें देखने को मिलती है। फिर खेल क्षेत्र में भी सहयोग हो रहा है, इसको क्रिकेट कूटनीति कहा जाता है। क्रिकेट कूटनीति का जिक्र जो है कुछ लेखक करते हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत का हुआ करते थे और
वहाँ का जब परवेज मुशर्रफ साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था भारत की संसद पर, तो उस समय दोनों देशों के रिश्ते एकदम से जो है टेंशन में आ गए थे, यानी कोई भी संबंध जो है समाप्त हो गया था। न तो जो है हमारे देश की क्रिकेट टीम वहाँ खेलने जाती थी, न तो वहाँ की क्रिकेट टीम भारत में खेलने आती थी। तो फिर बाद में जो है तालमेल बैठाया गया और इसे क्रिकेट कूटनीति का नाम दिया गया। और जब भारत में मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ उनको भी इनवाइट किया गया था क्रिकेट देखने के लिए। तो इसको क्रिकेट कूटनीति कहते हैं, यानी जब हमारे देश के रिश्ते जो है बिगड़ने लगते हैं तो क्रिकेट क्षेत्र भी जो है प्रभावित होने लगता है। तो अब जो है कह रहे हैं कि क्रिकेट के माध्यम से भी सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर व्यापार क्षेत्र में सहयोग देखें, जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, नेबरहुड फर्स्ट की, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है वो हम सबसे पहले है, तो उसके तहत हमने पाकिस्तान के साथ भी कुछ जो है लेन देन का समझौता किया हुआ है। लेन देन मतलब आयात निर्यात का समझौता किया हुआ है। जब भारत में प्याज का रेट बहुत तेजी से जंप करता है, 80-90 रुपए जब किलो होने लगता है, तो हम जो है पाकिस्तान से प्याज मंगाकर अपने यहाँ रेट को कम करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कपास सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी जो है हम उनको भेजेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे यहाँ का बढ़िया है, तो इसलिए हम वहाँ भेजेंगे। फिर लिखा है गरीबी उन्मूलन, विकास, लोकतंत्र की दृढ़ता इत्यादि के लिए भी सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता है। ये भविष्य की बात कहा जा रहा है कि ये इसमें भी आवश्यकता है, इस पर भी काम होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका में जाति संघर्ष का उल्लेख करो। तो ये इस तो चर्चा हो चुकी है, काफी चर्चा हो गई है कि वहाँ सिंहली और तमिल समुदाय के लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। थोड़ा लिट्टे का भी चर्चा कर देना है। श्रीलंका सरकार की शक्ति का भी उसमें जिक्र करना है। राजीव गांधी जयवर्धने के बीच जो 1987 में समझौता हुआ था, वहां पर शांति सेना भेजी गई थी, इसकी बात करनी है। फिर बाद में जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो क्या होता है कि भारत जो है उनसे दूरी बना लेता है, यानी लिट्टे वगैरह और तमिल लोगों का जो मामला था उससे दूरी बना लेता है कि जब तुम हमारे प्रधानमंत्री को मार सकते हैं तो हम तुम्हारे साथ किस तरह का सहयोग करेंगे। तब ऐसी स्थिति में नार्वे ने मध्यस्थता करने की कोशिश किया था। आपकी किताब में नार्वे का जिक्र किया हुआ है। तो नार्वे ने, जब भारत ने वहां हाथ हटा लिया था, तो नार्वे ने मध्यस्थता करने की कोशिश किया था। 2009 में लिट्टे का समापन हो गया। ये सब चीज बातें कर सकते हैं। फिर इसमें चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, ये हो चुका है। दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के क्या कारण है। यानी उसमें प्रश्न है कि भारत को जो है वो एक दादा के रूप में देखते हैं, एक बाहुबली के रूप में देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो हमने ये जिक्र किया था कि भारत का आकार जो है बहुत बड़ा है, भौगोलिक रूप से भी, जनसंख्या के रूप से भी, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा है, ये सैनिक शक्ति भी बहुत बड़ी है, इसके पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और तकनीकी रूप से भी जो अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है। तो जिस तरह से बाकी देश जो है अमेरिका वगैरह से डरते हैं, उसी तरह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे डरते हैं। तो इसलिए वो हमारे ऊपर शंका रखते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर ले, हम उसका विरोध न कर पाए, हम उसका जो है वो मुकाबला न कर पाए। इसीलिए वो चीन की तरफ बीच बीच में वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही रहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण वगैरह जैसा कुछ करता है तो हम चीन से मदद लेके काउंटर कर सकें। तो उनके मन में यह आशंका रहती है। हालांकि भारत ने घोषित कर दिया है कि हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु नीति पिछले कर रहे हैं, जो अगली बुक होगी, जो सेकंड वाली बुक है, उसमें पढ़ने को मिलेंगे भारत परमाणु नीति। उसमें ये भारत ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है कि हम किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु बम नहीं फेंकेंगे। पहले परमाणु बम नहीं फेंकेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तभी उसके ऊपर परमाणु हमला करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरे लाइन में उसने लिखा है कि जिसके पास परमाणु बम नहीं है उस पर तो हम हमला करेंगे ही नहीं। तो भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान के पास सिर्फ परमाणु बम है, बाकी किसी के पास परमाणु बम नहीं है, तो भारत और किसी के पास परमाणु बम नहीं फेंकेगा। पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम फेंक सकता है, लेकिन तभी फेंकेगा जब पहले पाकिस्तान हमारे ऊपर परमाणु बम फेंकेगा। तो भारत स्पष्ट रूप से अपनी नीति को घोषित कर दिया है, लेकिन तब भी जो है पड़ोसी जो है भारत के ऊपर संदेह करते हैं। तो ये लगभग खत्म हो गया है, एक प्रश्न सिर्फ बचा हुआ है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी एनसीईआरटी वाला ही प्रश्न है। दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके लिए आप जरूरी सुझाव बताइए। तो दक्षिण एशिया में जो है आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की जो भूमिका है उसमें आप साप्टा का जिक्र करेंगे। साप्टा के माध्यम से आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन साप्टा में मेन दिक्कत यह है कि उस पर कुछ देश जो है, जैसे बांग्लादेश का हमने जिक्र किया था, ये संदेह करते हैं। उनको लगता है कि इससे जो है भारत को फायदा ज्यादा है, हमको फायदा कम है। तो ये इसकी सीमाएं में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताना है कि हमारे रिश्ते बेहतर हों, पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर हों, दक्षिण एशिया के देश जो हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकते हैं। तो यही सुझाव है कि जो विवाद है वो बातचीत के माध्यम से सुलझाएं, एक दूसरे पर विश्वास करें, विश्वास बहाली वगैरह करें। ये सब चीजें करेंगे तो अपने आप जो है तो मामला सुलझ जाएगा और जो विवाद है वो शांत हो जाएगा, तो सहयोग बढ़ने लगेगा। तो ये सब चीजें हमने पीछे के लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है। तो समय खत्म हो गया है।